सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल and terminal voltage of cell. एक एक्सपेरिमेंट मैंने क्लास 11th के लिए एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने ओम्स लॉ को वेरीफाई किया है। वो आपके सिलेबस में भी है, तो आप क्लास 11th प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जाकर ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन वाले एक्सपेरिमेंट को आप थॉरोली अगर देखोगे तो आपको हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का पहले एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके बाद कुछ बारीक बातें सर्किट के बारे में बताई गई हैं, जैसे ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। यहाँ हम उसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, वहाँ हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है, तो आप उस क्लास में जाकर उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सेल एनर्जी का सोर्स होता है, और अगर आप इसको किसी रेजिस्टेंस के साथ एक की के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, एक एमीटर करंट मेज़र करने के लिए और एक वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए लगा देते हो, जब आप स्विच ऑन करोगे तो ये सेल करंट फ्लो कराएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी, सर्किट से होते हुए निगेटिव टर्मिनल में करंट जब आएगी तो सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल का रास्ता तय करेगी। ये ठीक, इस करंट का फ्लो करना मतलब एक चार्ज का मूव करना पूरे सर्किट में बाहर और फिर अंदर निगेटिव से पॉजिटिव जाना। इस चार्ज को यहाँ से इस पूरे चक्कर को काटने की ताकत या एनर्जी किसने दी? इस सेल ने दी। कैसे दी? थ्रू सेल ने चार्ज को क्या दिया? एनर्जी। कैसे दी एनर्जी? इसने फोर्स लगाया चार्ज पर। फोर्स कैसे लगाया? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ चार्ज। Where other charges experience force. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस वायर में कैसे स्टैब्लिश होती है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक सेनापति है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू किसी जगह एग्जिस्ट करती है। यानी जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से कम या ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि फील्ड किस तरफ से किस तरफ एग्जिस्ट कर रही है। तो इस सेल का काम क्या है? सेल का काम है
इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना। तो ये सेल क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से जुड़ा है उसको हाई पोटेंशियल पर और नेगेटिव टर्मिनल जिधर से जुड़ा है उसको लो पोटेंशियल पर कर देता है। तो जो हाई पोटेंशियल पॉइंट है उसको हम लोग प्लस और जो लो पोटेंशियल पॉइंट है उसको हम नेगेटिव एंड भी दिखाते हैं। तो इस सेल का काम है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देना। जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई। इसके सेनापति ने इस जगह पर इसका राज्य स्थापित कर दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी चार्ज यहाँ पर होगा एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स उस चार्ज को बढ़ाएगा, डिस्प्लेस करेगा। इस तरह से फोर्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट देकर चार्ज को सेल चार्ज को चलाता है, यानी सेल चार्ज को एनर्जी इम्पार्ट करता है। तो अब सवाल आता है कि जब ये एनर्जी देगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, फिर चार्ज को फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के चलाएगा तो सेल काम करेगा। फोर्स लगा के चलाएगा तो सेल काम करेगा। अगर हम एक बॉक्स को फोर्स लगाएं और उसको फ्लोर पे डिस्प्लेस करें, एक जगह से दूसरी जगह खिसकाएं, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो सेल भी चार्ज को, एक बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाता है तो काम करता है। तो जब वो बाहर चार्ज घूमता है तो वो रास्ते में आने वाले रेजिस्टेंसेस को फेस करते हुए उनके ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और इस काम में सेल उसको एनर्जी देता है जिससे कि वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम कर सके। तो सेल बाहर काम करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के खिलाफ, लेकिन जब अंदर यहाँ तक पहुंच गया चार्ज और अब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जब चार्ज चलेगा तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी ठीक उसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा जैसे बाहर का मटेरियल करता है। तो बाहर के रेजिस्टेंस को, ऑब्स्ट्रक्शन को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं और अंदर के ऑब्स्ट्रक्शन को, चार्ज के मोशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेल डज वर्क ऑन चार्ज। किस काम के लिए? टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्किट to other point of the circuit. ठीक, ये पॉइंट समझ आ रहा है। अब ये जो काम करता है उसमें दो हिस्से होते हैं। सेल वर्क्स to overcome external resistance and cell works to overcome internal resistance। ठीक, और ऐसा करने के बाद सेल एक पूरे सर्किट में चार्ज को चला पाता है। यानी इस पॉइंट से चार्ज चला
और एक पूरा चक्कर काटकर, अपनी जर्नी को एक पूरा चक्कर काटकर वो जब पूरा करता है तो सेल ने उसको बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के एक अगेंस्ट काम किया और यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम किया। ठीक, तो सेल को टोटल कितना काम करना पड़ा? टोटल वर्क डन बाय सेल is work done against external resistance plus work done against internal resistance। तो हमने इसको कैसे लिखा कि टोटल वर्क डन जो सेल का होगा वो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन। तो अब सवाल आया कि सेल का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इस डिस्कशन को पूरी तरह से देखो कि सेल एनर्जी का सोर्स है, वो चार्ज पे फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस करता है। फोर्स लगाने के लिए वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है सर्किट में। इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका कमांडर है उसके थ्रू वो इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है। इसके लिए सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इस सर्किट के अक्रॉस। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो फील्ड एग्जिस्ट करने लगती है और फिर वो चार्ज पे फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करता है। जब वो चार्ज पे फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस करता है तो सर्किट में एक पूरा चक्कर काटने के दौरान उसको बाहर के सर्किट के रेजिस्टेंस से मोर्चा लेना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और अपने अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस से लड़ना पड़ता है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो काम करता है उसको हम वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे और जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करता है उसको हम वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस सिंबल से, और टोटल काम उसको बाहर और अंदर दोनों मिलाकर एक चक्कर काटने में चार्ज को उसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के काम करना पड़ता है। इसलिए हमने सेल का टोटल काम कहा वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सवाल आता है कि भाई ये काम सेल का कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो, अब चार्ज की पूरी जर्नी के दो हिस्से हैं, सेल के बाहर और सेल के अंदर। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से पोटेंशियल डिफरेंस के पास जाना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अलग से एक क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम सिर्फ इसको इतना समझ लें कि सेल यहाँ से पूरा चक्कर चार्ज को क्रॉस कराने के लिए यहाँ तक जो काम करेगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होगा। यानी एक्सटर्नल वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? चार्ज जो चला इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक, अब अंदर की ओर जब चलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इनसाइड। ठीक है, यहाँ ए से बी चला तो बी माइनस ए, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए। ध्यान से सुनना,
बी, ए से बी चला तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इनटू चार्ज जो घूमा। अब यहाँ कैसे जा रहा है, बी से ए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो काम करेगा वो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल। ठीक, अब इन दोनों को जोड़कर सेल का टोटल काम आता है। तो हम इस टोटल वर्क को कैसे लिखेंगे, Q into EMF of the cell। टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, Q into EMF of cell is equal to Q into potential difference in external circuit AB plus inside the cell potential difference inside the cell। अब Q तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बची EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल। अब हम लोगों को ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग across this potential difference into resistance offered between these two points। अगर A से B के बीच करंट फ्लो कर रही है तो A से B के बीच चार्ज को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, उस रेजिस्टेंस को अगर आप अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी करंट के वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आ जाएगा। तो ये हम यहाँ भी अप्लाई कर दें, तो EMF ऑफ द सेल इज एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V ही लिखा रहने दें, और इंटरनल सर्किट में सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम करंट की वैल्यू इनटू इंटरनल सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ सेल के अंदर, उस R से रिप्लेस कर दे V इनसाइड द सेल को। इसकी वजह है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हम कैपिटल I इंटू कैपिटल R लिख रहे हैं, लिखेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को समझ लें। EMF of the cell minus I into internal resistance is potential difference in external circuit। यानी बाहर की ओर जब वो ले जा रहा है तो जो काम करना पड़ रहा है बाहर के सर्किट में, वहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको ड्रॉ करके मिल रहा है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने रिप्लेस किया टोटल काम के लिए, Q इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं EMF ऑफ सेल। और करंट अंदर की ओर जो सेल के अंदर फ्लो करते समय जो रेजिस्टेंस ऑफर उसको होता है और वो उसको फेस करती है, उसको करंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलता है। तो अगर तुम सोचो कि करंट ना फ्लो करे, हम स्विच को ऑफ कर दें, इफ स्विच ऑफ द सर्किट इज ऑफ, तो क्या होगा, I ज़ीरो होगा। अगर I ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर के सर्किट का, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, EMF के।
लेकिन अगर स्विच ऑन है तब क्या होगा? इफ स्विच इज ऑन एंड सेल इज प्रोवाइडिंग current in the circuit, तो V जो है वो EMF में इतना माइनस करके तब मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज EMF में इतना माइनस करके मिलेगा, तो V ऑटोमेटिकली लेस देन EMF हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। अगर स्विच ऑफ है तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होता है, अगर स्विच ऑन है तो टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वोल्ट मीटर हम यहाँ लगा दें, सेल की टर्मिनल से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें, ठीक, ये वोल्ट मीटर किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है? रेजिस्टेंस के क्रॉस। इन दो पॉइंट्स P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वोल्ट मीटर उसे मेजर कर रहा है। ये वोल्ट मीटर इन दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। अगर स्विच ऑफ है, व्हेन स्विच इज ऑफ, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? EMF। और जब स्विच ऑन है तो ये जो वोल्ट मीटर है, यहां पर ये वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है? EMF। और यहाँ पर व्हेन स्विच इज ऑफ तब ये EMF रीड कर रहा है, और जब स्विच ऑन है तो V वोल्ट मीटर रीड करेगा टर्मिनल वोल्टेज। जो रीड करेगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज अभी हमने देखा कि इस इक्वेशन से टर्मिनल वोल्टेज EMF से हमेशा कम होगा। तो मान लो कि जो ड्राई सेल हम लोग रेडियो में यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल बड़ा वाला हमने लगाया, तो ड्राई सेल का अगर आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करो ड्राई सेल से और स्विच को ऑफ रखो तो उसका EMF 1.5 वोल्ट होता है, तो ये वोल्ट मीटर 1.5 वोल्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्विच को ऑन कर दो तो ये टर्मिनल वोल्टेज तुरंत कम हो जाएगा। और कितना कम होगा? ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा और कितना काम करना पड़ रहा है उसको बाहर के सर्किट में उस पर डिपेंड करेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से कम रीड होगा और वो डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस पर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। कैसे? जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अभी हमने क्या पढ़ा कि टर्मिनल वोल्टेज को हम EMF में से I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। अब EMF माइनस करंट क्या होता है? करंट को ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर A से B करंट गई तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, करंट A से B गई तो A से B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको A से B के बीच जो रेजिस्टेंस है उससे अगर डिवाइड करो तो करंट मिलेगी। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कंसीडर करो बाहर की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस नाम से जान रहे हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो करंट होगा टर्मिनल वोल्टेज अपॉन एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है।
ये कॉपर वायर है, हम मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। यहाँ से यहाँ तक भी कॉपर वायर है और हम मान के चलते हैं इसका रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर तो केवल ये रेजिस्टेंस बचा। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को और स्मॉल आर से इंटरनल को। तो ये जो कैपिटल आर है, इससे जब हम इस बाहर के पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और आर को डिवाइड करें तो करंट मिलेगी हमको। लेकिन अगर मैं ये पूरी जर्नी कंसीडर करूं, बाहर की भी और अंदर की भी, तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस। और तब इसको करंट को बाहर का कैपिटल आर भी बियर करना होगा और अंदर का स्मॉल आर भी बियर करना होगा, अगर मैं ए से चल के अपनी जर्नी ए पर ही ख़त्म करूं तो इसी करंट को हम अगर ए से चलकर वापस ए पर आए और पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को कंसीडर किया तो हमको यहाँ पर ईएमएफ लिखना पड़ेगा और तब हमें रेजिस्टेंस बाहर का भी कंसीडर करना पड़ेगा और अंदर का भी। तो करंट टर्मिनल वोल्टेज अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन करंट अगर ईएमएफ कंसीडर करें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से डिवाइड करने पर मिलेगी। तो ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ रख देते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो एक तो हमको टर्मिनल वोल्टेज का ये फॉर्मूला मिलता है करंट के कॉन्सेप्ट से, और दूसरा अगर हम टर्मिनल वोल्टेज V कंसीडर करें तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके भी करंट मिल जाएगी। तो दूसरा ये फॉर्मूला मिलता है। तो ये और ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो धीरे धीरे तुमको क्लियर होते जाएंगे। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। तो देखो, अब हम लोगों ने दो टर्म्स सीखे, एक टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम नॉर्मली V से दिखाते हैं, दूसरा EMF जिसको हम नॉर्मली E से दिखाते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाली इक्वेशन V और E एक्चुअली क्या है? वर्क डन। कौन कर रहा है ये काम? सेल। कहाँ कर रहे हैं ये काम? टू फ्लो चार्ज। और डिफाइन करते समय हम इस चार्ज को 1 कूलम ले लेते हैं। अब ये चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है? इन एक्सटर्नल सर्किट। तो वर्क डन बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट। ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज है क्या? इसका नेचर है वर्क का नेचर।
पर यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में काम जो किया वो टर्मिनल वोल्टेज है। तो एक्सटर्नल सर्किट में जब काम कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज टर्म यूज कर रहे हैं। और वर्क डन बाय सेल टू फ्लो चार्ज इन होल सर्किट, मतलब एक्सटर्नल सर्किट प्लस इनसाइड द सेल। तब जो काम कर रहे हैं टोटल काम सेल का, तब जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम ईएमएफ नाम दे रहे हैं। वर्क डन बाय द सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन होल सर्किट इज ईएमएफ, and work done by the cell to flow 1 coulomb charge in external circuit only is terminal voltage। और इन दोनों को जोड़ता है ये रिलेशन। इन दोनों के बीच डिफरेंस की वजह है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो काम होता है वो इंटरनल सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसको पैदा करता है। और उसकी वजह से जो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और जुड़कर वो टोटल वर्क डन बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट है पीछे का। तो अब इसको यूज़ करने के लिए हम इसको पहले समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। पहले हम इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, तब इसके कॉन्सेप्ट को गहराई से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम कि एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, और ये सेल बाहर 2 रेजिस्टेंसेस के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू है R1 की 4 ओम और R2 की वैल्यू है 20 ओम। अब सवाल देखो, पहला सवाल, करंट थ्रू द सर्किट। दूसरा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तीसरा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। और चौथा सवाल, वोल्टेज ड्रॉप when current is flowing तो हम इन टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा सा समझें कि कौन सी बात का मतलब क्या है। करंट अगर पूछें तो करंट कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 फॉर्मूला है। अगर हम ईएमएफ लेते हैं तो हमें टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा, और अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में किया गया काम केवल कंसीडर करें तो हमको टर्मिनल वोल्टेज और केवल एक्सटर्नल सर्किट का यूज़ करना होगा और हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज तो यहाँ पे हमको नहीं पता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर ईएमएफ दिख रहा है। तो हमारे लिए आसान है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें और ईएमएफ को सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। 4 + 20 + 1 मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06 एम्पियर। ये पहली चीज़ जो समझनी है। ईएमएफ तो टोटल रेजिस्टेंस। अगर केवल एक्सटर्नल सर्किट का आप पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, काम कंसीडर कर रहे हैं, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बाहर का
टर्मिनल वोल्टेज को बाहर के रेजिस्टेंस से सिर्फ डिवाइड करेंगे तो करंट मिल जाएगी, और अगर ईएमएफ है तो फिर पूरे रेजिस्टेंस को डिवाइड करना होगा, ईएमएफ को पूरे रेजिस्टेंस से। ठीक, तो अब देखो ये काम तो हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ध्यान से समझना, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हुई तो यहाँ पे सेल को जो काम करना पड़ा वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह बना। उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि सेल की एनर्जी का, काम का कुछ हिस्सा यहाँ खर्च हो गया। तो हमने कहा कि सेल के काम का इतना हिस्सा यहाँ ड्रॉप हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? बार बार हम कह रहे हैं वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज, वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको अगर आप P और Q कह दो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, या दूसरा नाम क्या देंगे? पोटेंशियल ड्रॉप। और उसको हम V1 सिंबल से कहेंगे क्योंकि R1 के क्रॉस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या है? वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू Q। ये R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और ओम्स लॉ कहता है कि इसको हम करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो हमने कहा करंट फ्लो कर रही है 0.06 और रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो V1 मिल गया हमको। V1 की वैल्यू हो जाएगी 0.24 वोल्ट। कुछ बात समझ आई? तो हमारा दूसरा केस हो गया। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने कैलकुलेट कर लिया। तो दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, इसको हमने नाम दिया V2। और ये हो गया करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेकंड रेजिस्टेंस, यानी 0.06 इंटू 20, यानी 1.20 वोल्ट। अब इन दोनों को जरा ऐड करके देखो, V1 प्लस V2, ये है 1.20 प्लस 0.24, दैट इज 1.44 वोल्ट। काम किया जब R1 के अक्रॉस तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप, वर्क डन अक्रॉस R2 इतना पोटेंशियल ड्रॉप। अब मतलब R2 इतना और R1 इतना, इसको V2 प्लस V1 कर दो। लेकिन सेल के पास कितनी काम करने की ताकत है? टोटल काम करने की ताकत सेल के पास है 1.5 वोल्ट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरा चक्कर काटने के लिए जो काम कर सकता है सेल, वो 1.5 वोल्ट है। सिर्फ R1 में उसको काम करना पड़ा 0.24, सिर्फ R2 में काम करना पड़ा 1.20 और पूरे सर्किट में 1.5 वोल्ट। तो 1.44 और 1.5 में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ खर्च होगा सेल के अंदर काम कराने में, यानी पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, पोटेंशियल ड्रॉप inside the cell, current into
सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, मतलब 0.06 इंटू 1, दैट इज 0.06 वोल्ट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल का मतलब टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहे हैं। और टर्मिनल वोल्टेज हमको कैसे मिलता है? या तो हम ये देखें कि बाहर सेल ने कितना काम किया, इसके अगेंस्ट किया और इसके अगेंस्ट किया, उसकी वजह से इसके अगेंस्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला और इसके अगेंस्ट एक मिला, यानी इसके क्रॉस मिला और इसके क्रॉस मिला। 1.2220 इसके क्रॉस मिला और 0.24 इसके क्रॉस मिला, तो टोटल 1.44। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 1.44 वोल्ट है। और इसको और कैसे निकाल सकते थे? हम इसको निकाल सकते थे इस फॉर्मूले का यूज करके भी। ईएमएफ था 1.5 और अगर हम करंट को, जो कि 0.06 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस काम मिलता, उसे हम टोटल काम में से, टोटल ताकत में से सेल की माइनस कर देते तो भी टर्मिनल वोल्टेज यही मिलता हमको। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल मतलब टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहे हैं। और वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ढंग से अगर पूछा जाए तो इसको लिखना चाहिए था वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। वोल्टेज ड्रॉप बाहर के रेजिस्टेंस R1 में, वोल्टेज ड्रॉप बाहर के रेजिस्टेंस R2 में, और वोल्टेज ड्रॉप अंदर के रेजिस्टेंस में। और तब हमको ये कैसे मिलता? पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, जो हमने कैलकुलेट किया 0.06 वोल्ट। ठीक, तो सेल की टोटल काम करने की ताकत है 1.5 वोल्ट यूनिट चार्ज को चक्कर कटाने में एक पूरा। इस टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ खर्च होता है, कुछ हिस्सा यहाँ खर्च होता है, और ये दोनों मिलकर एक्सटर्नल सर्किट में उसकी एनर्जी खर्च को बताते हैं। और वो हम किस टर्म के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं? टर्मिनल वोल्टेज के थ्रू। और जो उसका काम सेल का अंदर खर्च होता है वो हम इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन, इंटरनल सेल के अंदर इंटरनल वर्क डन, और ये टोटल काम करने की कैपेसिटी सेल की यूनिट चार्ज को चक्कर कटाने में, दैट इज ईएमएफ। ये इन तीनों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये रहा तुम्हारा वो सवाल। यहाँ हमने टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल को समझने की कोशिश करी है और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी कोशिश करी है।